सबसे पहला खर्चा है बैड डेट। सर बैड डेट को आपने यहां नहीं लिया है, नहीं, ये मेरा माल बनाने का और स्टाफ वगैरह का खर्चा है। बैड डेट डेटर से रिलेटेड खर्चा है ना, उसको हम यहां पे नहीं, जिसको हम यहां पे रख रहे हैं ना बेटा, उसको हम यहां पे नहीं रखे हैं। तो सर यहीं पे रख लेते, तो वो तो आप मत बताइए ना कहां पे रख लेते। सर अगर हम यहां पे रख लेंगे तो आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, लेकिन आपको रखना अलाउड नहीं, तो मार्क्स कट जाएगा, हम बता दे रहे। ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में थोड़ी लिखते हो, ग्रॉस प्रॉफिट अलग, नेट प्रॉफिट को तो अलग तरीके से निकालते हो ना। वैसे ही छोटा सा कहानी है रे, ज्यादा जिद्दी मत करना, ठीक है। सो डेटर से रिलेटेड पहला खर्चा बैड डेट। अब मान लो मैंने आपको बोला कि भाई अगर मैं क्रेडिट सेल करूंगा ना तो मेरा 1 लाख रुपया का एडिशनल सेल आएगा, 1 लाख रुपया का। उस सेल को जनरेट करने में मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 70,000 और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 10,000। मेरा टोटल कॉस्ट 80,000 लगेगा और मेरा प्रॉफिट 20,000 आएगा। ओके, अब आया बैड डेट का हिसाब। तो प्लीज इस बात को समझना कि एंटिटी क्रेडिट सेल करके क्रेडिट सेल को एनालाइज नहीं कर रहा है। एंटिटी ये डेटा प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या क्या होएगा। उसका ये सेल हो नहीं गया, हाँ वो सोच रहा है कि अगर हम क्रेडिट देंगे तो ये मेरा सेल होगा या ये इतना मेरा और सेल होगा। आप ठीक हैं? अब मान लो एंटिटी को लगता है कि जो मेरा टोटल सेल है ना, टोटल सेल है उसका 3% बैड डेट हो सकता है मैक्सिमम। कितना परसेंट? 3%। तो वो बंदा बोलेगा ओके बैड डेट 3% इंटू 1 लाख दैट इज 3,000। जन तो सबसे अच्छा बात क्या हुआ? सबसे अच्छा बात हुआ कि तुम लोग 3,000 बोले। तो सर 3,000 नहीं तो और क्या बोलते? अरे कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन बैड डेट का परसेंटेज सेल से मल्टीप्लाई होना चाहिए। वो एक इनहेरेंट बन गया अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते, वो अंदर की एक तो स्टोरी बन गई है। तो दैट्स वेरी नाइस ना, इतना दिन अकाउंट्स पढ़ने का हम लोग को एडवांटेज मिल रहा है। तो बैड डेट का परसेंटेज को हमेशा सेल के साथ बोलो मल्टीप्लाई करके बैड डेट का अमाउंट निकालना चाहिए। बच्चों फिर से बोलता हूं, ये सारे जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, इस कैलकुलेशन की टेबल का नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सारे कैलकुलेशन फ्यूचरिस्टिक हैं, पास्ट टेंस नहीं है। ये सब सोचा जा रहा है कि अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, और उसके बाद ही तो आदमी हाँ ना बोलेगा रे बाबा, फिर ही तो फिर जाएगा आगे, फिर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मान लो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए, लगा बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, सच में जब करने गए तो लॉस हो गया, तो ये तो हो ही सकता है। लेकिन जब कैलकुलेशन में ही लॉस है तब तो करेंगे ही नहीं ना, ठीक है ना। उसके बाद एक डेटा आता है, हम लोग उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या है कैश डिस्काउंट? अगर डेटर को अर्ली पेमेंट करने के लिए माने वो करें, एनकरेज करें, तो भाई थोड़ा सा कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी पेमेंट वो करेगा। तो मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि कैश डिस्काउंट का मेरे को 2% ऑफर करना है कि भाई जो भी जल्दी पेमेंट करेगा हम उसको 2% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ 1 लाख, आजा बेटा, आउट ऑफ 1 लाख 40% लोग कैश डिस्काउंट वाला ऑफर को अवेल करेंगे, 60% लोग कैश डिस्काउंट वाले ऑफर को अवेल नहीं करेंगे। सुन लिए? तो फिर 1 लाख का 40% लोग अवेल करेगा तो 40,000,
40,000 का 2% अगर मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा तो कैश डिस्काउंट का मेरा खर्चा लग गया 800 रुपीज। ओके। तीसरा खर्चा है, हम लोग बोलते कलेक्शन चार्जेस या क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते? कलेक्शन चार्जेस। भाई डेटर को क्रेडिट में माल बेचोगे तो डेटर का अकाउंट रखना होगा, डेटर को फोनबाजी करना होगा, डेटर से कंसिस्टेंट कनेक्ट रखना होगा, डेटर को आदमी भेजना होगा पैसा लेकर के आने के लिए। इन सब चीज का तो एक खर्चा है कि नहीं है? डेटर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? है ना? तो उसको हम लोग बोलते कलेक्शन चार्जेस, उसका बड़ा नाम है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्या नाम है? मान लो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मेरा लगने वाला है 2,000 रुपया साल का। ये सब साल का डेटा है, ये साल भर में होने वाला ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये 1 लाख आपको कम लगता तो 1 लाख करोड़ है समझ लो। माने वो फालतू बात में मत जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट में जाओ, बाकी तो सम में देखेंगे ना क्या होगा।